11th के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे लाडले बच्चों का। और गाइस, पिछले वीडियो में आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और आई होप आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आ गई होगी। एक ऐसी गैस, एक ऐसी हाइपोथेटिकल गैस जो आइडियल कंडीशंस के अलावा यानी किसी भी कंडीशन पर वो एट एनी कंडीशन, एनी प्रेशर, एनी टेम्परेचर, एनी वॉल्यूम, अगर वो एवोगैड्रो, चार्ल्स, गे लूसेक और बॉयल्स लॉ को फॉलो करे, उस गैस को अपन क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई गैस नहीं होती। कारण यह है कि जब आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई तो यह सोचा गया कि आइडियल गैस या कोई भी गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच में कोई वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उसे नेग्लिजिबल या जीरो माना गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो रियलिटी में इस दुनिया में जो असली में गैसेस होती हैं उनमें अलग अलग गैसेस के अंदर अलग अलग टाइप का वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन हर जगह पर फॉलो नहीं होती। तो रियल गैसेस में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यह पढ़ने से पहले बीच में एक नया कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो गाइस, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है जिसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 11th के हो, पढ़ना है। अगर आप क्लास 12th में जाना चाहते हो और क्लास 12th में अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाना चाहते हो तो भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो, इट इज अ की लॉ। ये एक ऐसा लॉ है जो आपको हर जगह पर मदद करने वाला। तो गाइस, इस लॉ को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ये लॉ पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एंड मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे गुलगुले बच्चे, छोटे मोटे बच्चे अभी कौन सी क्लास में, 11th में अभी नए नए आए हैं, तो मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो से इस चीज को पढ़ाऊंगा। तो कुछ टर्म्स जो अभी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, हम पहले वो समझेंगे। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? एक गैस जो प्रेशर लगाती है उसे क्या बोला जाता है? गैसियस प्रेशर या प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। तो यह चीज कैसे पता चलती है, अपन इसको देखते हैं। दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। ये आप कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी दुनिया की गैस जो प्रेशर लगाती है तो उस गैस के प्रेशर को कैसे निकाला जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम तो जानते ही हो, बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ बैरोमीटर? तो गाइस, बैरोमीटर क्या करता है? इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर। ये आपके प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। वाह, प्रेशर को मेजर, वाह वाह। तो ये क्या करता है? प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। नाउ क्या किया जाता है? एक चेंबर ले लिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और इस चेंबर में एक छोटा सा होल करके बैरोमीटर को इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है। तो यहां पर ये कनेक्ट हो गया आपका बैरोमीटर, ठीक है। और यहां पर इस पॉइंट पर एक अलग अलग तरीके से मार्किंग की जाती है। तो ये अलग अलग इस पर मार्क्स होते हैं। जैसे ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 760 mmHg, तो ये उससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये यूनिट mmHg में क्यों ली जाती है? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहां पर लिक्विड मर्क्यूरी को फिल किया जाता है। यहां पर बैरोमीटर के अंदर यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर लिक्विड मर्क्यूरी फिल की जाती है। लिक्विड मर्करी क्यों फिल की जाती है? क्योंकि लिक्विड मर्क्यूरी जो होती है वो एक तरीके का मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये बहुत ऐसा होता है जो नॉन स्टिकी रहता है, यानी कि ये चिपकता नहीं है वॉल्स पर। जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये ऊपर की ओर खसक जाएगा, तो ये बिना दीवार से सटे बड़े आराम से ऊपर की ओर मूव कर जाता है। तो ये बेस्ट टेक्निक है मेजर करने की प्रेशर को। अब इस चेंबर में आप गैस रखो, इस चेंबर में आप क्या रखो? अब आपने इस चेंबर में गैस के मॉलिक्यूल्स फिल करना स्टार्ट करें। ये ध्यान रखिएगा, इसमें गैस फिल कर देने के बाद आपको इस चेंबर को सील पैक करना होगा। सील पैक करने का मतलब है कि इस चेंबर से
जरा सी भी एयर ना अंदर आनी चाहिए ना बाहर आनी चाहिए। तो आपने इसके अंदर गैस भर दी। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वी नो कि ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दैट हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, दे मूव एट अ फास्टर रेट, दे मूव एट अ वेरी फास्टर रेट। ये फास्टर रेट पर मूव करेंगे। अच्छा, तो मूव करेंगे तो जाएंगे कहां? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दरवाजे, एक रूम के अंदर बंद कर दूं, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दूं और आपकी पूंछ में आग लगा दूं, आपके पिछवाड़े आग लगा दूं, तो क्या करोगे? भागोगे, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, ऐसे भागोगे। अब जब आप जोर जोर से तेज तेज भागोगे तो रूम में जो चीजें हैं उससे आप टकराओगे, और आग लगी और टकरा गए, और आग लगी और टकरा गए, ऐसे ही करोगे। समझ आ रही बात? तो एक बंद कमरे में, ठीक उसी तरह एक बंद चेंबर में एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल गैस का जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट पर मूव कर रहा, ठट 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 ठट, तो क्या होगा, ये आपस में भी गैसेस के पार्टिकल्स टकरा सकते हैं और ये इस दीवालों से भी टकराएगा। तो जब इन दीवालों से टकराएगा एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जब ये दीवालों से टकराएगा एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर की वजह से ये जो बैरोमीटर पर रीडिंग है, ये जो मर्क्यूरी का लेवल है, लेट से ये इंक्रीज हो जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज P1। तो दिस इज P1। तो ये इतने लेवल तक मर्क्यूरी ऊपर उठ गई, यानी 760 mg से ये बढ़ के इतनी ऊपर चली गई, तो दिस इज P1। एंड व्हाट इज P1? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस। ये एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो हमने गैस इसके अंदर रखी है, ये हम लोगों ने एट अ फिक्स वॉल्यूम, या हम लोगों ने यहां पर क्या रखा है, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स क्या रखें? कांस्टेंट रखे, यानी वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स हम लोगों ने यहां पर क्या रखे? कांस्टेंट रखे। तो जब वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल 1 लीटर गैस ले ली, 1 लीटर गैस में कितने मोल्स होंगे गैस के, वो अपन निकाल लेंगे। या चलो 22.4 लीटर गैस ले ली, यानी 1 मोल गैस ले ली, टेम्परेचर 273 केल्विन ले लिया, ये फिक्स हो गया। तो उस पर गैस जो प्रेशर लगा रही है वो हो जाएगा प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1। समझ गए? समझ गए? पक्की बात? तो अब एक काम करते हैं, लेट्स से इस चेंबर पे हम लोगों ने गैस रखी थी नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमने कितनी रखी? मैं ले लेता हूं यहां पर वॉल्यूम 22.4 लीटर। कितनी गैस ली? 22.4 लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पिछले लॉज में पढ़ के आए हैं, अगर 22.4 लीटर है तो हमारे पास में गैस के कितने मोल्स हैं? 1 मोल्स है। टेम्परेचर हम लोग एक काम करते हैं, एसटीपी ले लेते हैं, मतलब 273.15 केल्विन ले लेते हैं। तो अगर मैंने 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस ली है, तो वो प्रेशर कितना लगा रही है? Pn2, यानी मान लिया कि गैस के द्वारा इतना प्रेशर लगाया जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सिमिलरली मैं एक चेंबर और ले लेता हूं, सिमिलरली मैं क्या करता हूं, एक चेंबर और ले लेता हूं। तो ये मैंने एक चेंबर और ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है लाडले बच्चों, यहां पर अपना ये प्रेशर पॉइंट हो गया 760 mmHg। हो सकता है ये गैस सिर्फ इतना ही प्रेशर लगा रही हो, है ना, हो सकता है कि गैस इतना ही प्रेशर लगा रही हो या इससे ज्यादा लगा रही हो, तो देख लेते हैं। तो यहां तक अभी अपनी मरकरी भरी हुई है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, गैस भर दी इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर गैस भर दी, देखो ये गैस भर दी। अच्छा, अभी कौन सी गैस भर दी? ऑक्सीजन गैस भर दी। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना रखना है यहां पर ऑक्सीजन गैस का? सेम 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियस सी बात है 1 मोल हो जाएंगे। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है 273.15 केल्विन हो जाएगा। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसके अंदर गैस भर के इसको सील पैक करेंगे, आपको दिखेगा कि मेरे मरकरी का लेवल फिर थोड़ा सा राइज हो गया और अब ये यहीं तक है, दिस इज P2। तो व्हाट विल बी, हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन गैस। और यहां पर अपन इसको क्या लिखेंगे? प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन गैस। दिस इज प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन गैस। तो क्या ये दोनों फंडे आपको समझ में आ गए? मतलब अब इसको अपन इजी भाषा में समझते हैं। तो जब आप अलग अलग गैसेस को
अलग अलग अपैरेटस में रखकर, अलग अलग बीकर में या किसी यूटेंसिल में या किसी भी चीज में रख के जब आप उनका प्रेशर निकालते हो तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस। जैसे यहां पर इस चेंबर में जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का लग रहा है, और यहां पर इस चेंबर में जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का लग रहा है। तो डाल्टन ने क्या करा, डाल्टन ने बोला कि क्यों ना, डाल्टन ने क्या बोला कि क्यों ना मैं एक नया चेंबर बनाऊं और इस नए चेंबर के अंदर मैं ये दोनों गैसेस, इस नए चेंबर के अंदर मैं ये दोनों गैसेस मिक्स कर दूं। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, इन दोनों गैसेस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर 22.4 लीटर ये और 22.4 लीटर दोनों मिक्स कर दी, तो ये इतने से चेंबर में क्या दोनों गैसेस आ सकेंगी? तो मेरा जवाब है हाँ। क्यों आ सकेंगी? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होने की वजह से आप दोनों गैसेस को इक्वल वॉल्यूम में इसके अंदर रख सकते हो, यानी 1 मोल नाइट्रोजन भर लो और 1 मोल ऑक्सीजन भर लो। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हम लोगों ने दोनों को 1 मोल रख लिया, यानी 1 मोल बोथ, 1 मोल बोथ, दोनों को 1 मोल रख लिया। टेम्परेचर हम लोगों ने वही रखा जो पहले था, यानी हमने कंडीशंस के अंदर कोई बदलाव नहीं करा। जिस कंडीशन पे हमने ये गैस रखी थी, जिस कंडीशन पे हमने ये गैस रखी थी, यानी कंडीशंस आपके सामने मेंशन्ड है, देखो वही कंडीशन हम लोगों ने इस मिक्सचर के लिए भी यूज करी। इस मिक्सचर के लिए भी हम लोगों ने वही कंडीशन यूज करी। यहां पर आपका लिक्विड मरकरी है, यहां पर आपका क्या है, ये लिक्विड मरकरी है। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखा गया। क्या देखा गया कि जैसे ही हमने इस बीकर में इन दोनों गैसेस का मिक्सचर रखा तो हम लोगों ने पाया कि अब इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ना तो इंडिविजुअली इसके बराबर है, ना तो इंडिविजुअली इसके बराबर है, बल्कि दोनों के सम के बराबर है। दैट मींस यहां पर जो आपको प्रेशर मिलेगा, यहां पर आपको जो पीटी मिलेगा, ये पीटी किसके बराबर है? दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन पर प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब इसको अपन और इजी भाषा में समझते हैं। हम लोगों ने क्या करा, एक चेंबर में ऑक्सीजन रखी, एक चेंबर में नाइट्रोजन रखी और दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लिया कि जब नाइट्रोजन अकेली होगी तो सिर्फ अकेली नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा सकती है? सर Pn2 उसका प्रेशर होगा। फिर एक चेंबर में ऑक्सीजन रखी और हमने यह देखा कि जब ऑक्सीजन अकेला होगा, एक चेंबर में जब ऑक्सीजन गैस अकेली होगी तो वो कितना प्रेशर लगाएगी? सर उसके द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है PO2। ऑक्सीजन के द्वारा प्रेशर कितना लगाया जा रहा है? PO2। तो अब हमने क्या करा, अब हमने एक चेंबर के अंदर दोनों गैसेस इक्वल वॉल्यूम में रख दी। तो सर प्रेशर क्या होगा? तो यहां पर प्रेशर होगा Pn2 प्लस PO2, यानी प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन। और इस चेंबर के अंदर ऑक्सीजन अपना प्रेशर लगाएगा, नाइट्रोजन अपना प्रेशर लगाएगा, और हमको इस चेंबर के अंदर जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा? Pn2 प्लस PO2 के बराबर। चलिए एक इमेजिनेशन केस लेते हैं। दो दोस्त हैं, ठीक है। दो दोस्त को हमने बोला कि आपको एक पेड़ काटना है। दो दोस्त हैं, दोनों को बोला कि आपको पेड़ काटना है। तो हम उनको जंगल में लेकर गए, एक पेड़ एक दोस्त को दे दिया, दूसरा पेड़ दूसरे दोस्त को दे दिया। पेड़ की हाइट, हेल्थ सब कुछ बराबर है। तो पहले वाले दोस्त को यानी फर्स्ट पर्सन को वो पेड़ काटने में लगा 5 आवर का टाइम, यानी उसने 5 घंटे में वो पेड़ कट कर दिया। दूसरे दोस्त ने वैसा का वैसा सेम पेड़ काटने में उसको टाइम लगा 10 घंटे। कितना टाइम लगा? या चलो उसको टाइम लगा फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे। उसको कितना टाइम लगा? 3 घंटे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी एक दोस्त को टाइम लगा 3 घंटे और एक दोस्त को टाइम लगा 5 घंटे। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इन दोनों दोस्तों को एक ही पेड़ काटने के लिए बोल दे तो एक को 5 घंटे लगते हैं, एक को 3 घंटे लगते हैं। तो अब यहां पर दोनों का रेट
कंबाइन हो जाएगा और दोनों मिलकर एक पेड़ काटेंगे तो वो पेड़ जल्दी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों लोगों के एफर्ट्स मिक्स हो गए, ये दोनों लोगों की ताकत मिक्स हो गई। वही चीज यहां पर है। यहां पर एक चेंबर में जब नाइट्रोजन अकेला था तो वो सिर्फ इतना प्रेशर लगा पा रहा था, इस चेंबर में जब ऑक्सीजन अकेला था तो वो इतना प्रेशर लगा पा रहा था। लेकिन अब यहां पर दोनों मिक्स हो गए तो यहां पर नाइट्रोजन पूरा अपना प्रेशर लगाएगा, ऑक्सीजन पूरा अपना प्रेशर लगाएगा, तो आपको जो टोटल प्रेशर देखने को मिलेगा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर होगा। एंड दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसे ही कहा जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ? अब यहां पर सर हमको एक बात और बता दो प्लीज, पार्शियल क्यों बोला? पार्शियल मतलब क्या? प्यारे बच्चों, ये चेंबर है, दोनों गैसेस मिक्स है, तो जब मैं देखूंगा कि इस चेंबर में ऑक्सीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि इस चेंबर में जो मुझे प्रेशर दिख रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से? नहीं, जो टोटल प्रेशर मिल रहा है उस टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा है, बाकी कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का है। या मैं अगर आपसे कहूं कि इस चेंबर में जो टोटल प्रेशर दिख रहा है वो टोटल प्रेशर सिर्फ नाइट्रोजन का है? नहीं, नाइट्रोजन अपना पार्ट प्ले कर रहा है, बाकी बचा हुआ पार्ट ऑक्सीजन प्ले कर रहा है। तो यहां पर इस चेंबर में जहां पर गैसेस का मिक्सचर है वहां पर एक अकेली गैस का जो प्रेशर होगा, एक अकेली गैस का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के हिसाब से पार्शियल ही होगा। समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं, मैं 10 रोटी खाता हूं, मेरा भाई 50 रोटी खाता है। मैं 10 रोटी खाता हूं, मेरा भाई 50 रोटी खाता है। अब हम लोग एक कंपटीशन में गए जहां पर हमें 60 रोटी खानी थी। हम एक कंपटीशन में गए जहां पर हमें 60 रोटी खानी थी। जब मैं खाना खाने बैठता हूं तो मैं 10 रोटी खाता हूं, दैट इज माई भूख, दैट इज माई एपेटाइट। मेरा भाई 50 रोटी खाता है, वो उसकी एपेटाइट। लेकिन जब हम एक कंपटीशन में जाएंगे, जब हम एक कंपटीशन में जाएंगे और जहां पर कंपटीशन जीतने के लिए 60 रोटी खाना कंपलसरी है, तो हम दोनों एक टीम की तरह गए। अब क्योंकि मैं 10 रोटी खाता हूं, मेरा भाई 50 रोटी खाता है, हम दोनों मिलकर वो 60 रोटी खा लेंगे। तो जब हमें प्राइज मिलेगा तो हमें ये थोड़ी कोई बोलेगा वहां पर कि मृत्युंजय और उसके भाई ने मिलकर 10 रोटी मृत्युंजय ने खाई और 50 रोटी इसके भाई ने खाई और टोटल इन लोगों ने 60 रोटी खाई और ये विनर है। वो बोलेंगे हमारी 60 रोटी वाले चैलेंज के विनर है मृत्युंजय और उसका भाई, और हमें ट्रॉफी दे देंगे। लेकिन हम दोनों को पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन उस ट्रॉफी में कितना है। उस ट्रॉफी को जीतने के लिए मैंने सिर्फ 10 रोटी का कंट्रीब्यूशन करा, बाकी 50 उसको खानी पड़ी। समझ रहे हो बात को? तो प्राइज जीतने में मेरे भाई का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50। तो क्या पूरा कंट्रीब्यूशन ट्रॉफी जीतने में उसका? नहीं, पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। पार्शियल कंट्रीब्यूशन मैंने भी दिया है, यानी थोड़ा मेरा थोड़ा उसका, दोनों के टीम वर्क ने हमें वहां पहुंचाया। ठीक उसी तरह इस चेंबर के अंदर जो टोटल प्रेशर आपको मिल रहा है वो ना तो अकेले नाइट्रोजन का है ना तो अकेले ऑक्सीजन का है, पार्शियली नाइट्रोजन का है, पार्शियली ऑक्सीजन का, दैट इज पार्शियल प्रेशर। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात। तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपके नाइट्रोजन का है, ये आपके ऑक्सीजन का और ये आपके टोटल का। लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधे इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। चलो लिख लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब तक मैं इसको रब करूं मैं आपके साथ में एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर ध्यान रखिएगा, डाल्टन्स ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमेशा वही गैसेस ली जो आपस में रिएक्टिव ना हो। पता चला आपने हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस को एक साथ रख दिया तो वो तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे, वो नहीं चाहिए। हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी इनर्ट गैसेस चाहिए जो आपस में किसी तरीके की रिएक्शन ना करे। पता चला दोनों ने रिएक्शन कर ली तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो नॉन रिएक्टिव गैसेस रखनी। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे? सो व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? द टोटल प्रेशर
exerted by the mixture of non-reactive gases, is equal to the pressure applied by is equal to the sum of pressure by the individual gases। क्या ये चीज क्लियर हो गई लाडले बच्चों को? तो क्या बोला मैंने? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक चेंबर में लेट्स से, अपन यहां पर कहेंगे लेट्स से वी हैव 3 गैसेस, लेट्स से वी हैव गैसेस ए, बी एंड सी। ठीक है, तो जो गैस ए होगी इसका प्रेशर पीए होगा, यानी जब गैस ए अकेली होगी, यानी जब गैस ए अपने प्योर फॉर्म में होगी, यानी अकेली रखी हुई होगी, तब इसका प्रेशर पीए होगा। ठीक उसी तरह जब गैस बी अपने प्योर फॉर्म में होगी, बेटा प्योर फॉर्म का मतलब इस गैस के साथ कोई और गैस मिक्स्ड नहीं है, ये अकेली एक चेंबर में रखी हुई है। और ठीक उसी तरह जो आपकी गैस सी होगी, ये भी अपने प्योर फॉर्म में होगी, तो इसका प्रेशर कितना होगा? पीसी। मतलब दिस इज द इंडिविजुअल प्रेशर। ये क्या है? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ये गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर है, यानी गैस ए इतना प्रेशर लगा रही है, गैस बी इतना और गैस सी इतना। अब अगर आपने इन तीनों को एक साथ रख दिया, इन तीनों को अगर आपने एक साथ रख दिया, एक ही चेंबर में रख दिया, और तीनों का वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर उस चेंबर का जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय गैस सी। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? एंड दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का, आई रिपीट, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम? सो गाइस, दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी इंडिविजुअल गैसेस को जो कि नॉन रिएक्टिव होगी एक दूसरे के साथ, अगर आप एक ही चेंबर में एक जैसा वॉल्यूम, एक जैसे मोल और एक ही टेम्परेचर पर एक चेंबर में रख देते हो तीनों के मिक्सचर को, तो उस चेंबर में जो टोटल प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर अप्लाइड बाय ऑल द 3 गैसेस, जब वो अपने अकेले फॉर्म में होते और अप्लाई करते। जैसे पीए जब अकेला था तो उसका इतना प्रेशर था, पीबी का इतना और पीसी का इतना। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जो गैस ए है, गैस ए जब अकेली होती तो 0.95 एटीएम का प्रेशर लगाती। गैस बी जब अकेली होती तो वो 1.05 एटीएम का प्रेशर लगाती, और गैस सी जब अकेली होती तो वो 1 एटीएम का प्रेशर लगाती। तो जब आप इन तीनों को एक साथ एक चेंबर में रख दोगे तो इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? 3 एटीएम के। तो यहां पर तीनों गैसेस ने अपना इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसमें? टोटल प्रेशर में, जो कितना आया? 3 एटीएम। तो इस 3 एटीएम प्रेशर में हम ये बोलेंगे कि इस 3 एटीएम प्रेशर में बी गैस का भी पार्टिसिपेशन है, सी का भी है और ए का भी है। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को? पक्की बात, ध्यान से इसको देख लो। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लो, बोलिए, पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? नहीं तो इसको नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाकर फिर मैं आपको एक और टर्म सिखाता हूं, एक्वस टेंशन क्या होता है वो सीखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अरे तुम्हारा कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, शत्रुघ्न सिन्हा तुम्हारी खिदमत में हाजिर होगा। नहीं मेरा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना साथियों, अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझसे आकर कहिए, हम लोग मिलकर उसकी धजिया उड़ा देंगे। मेरे
प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एक बात समझो, खुद एक बात इमेजिन करो, मैंने तुमको एक डब्बा दे दिया और बोला डब्बे के अंदर बैरोमीटर लगाए, इसके अंदर गैस भरो। इमेजिन करो डब्बे के अंदर गैस कैसे भर सकते हो? डब्बे के अंदर गैस भरना नामुमकिन है। डब्बा कोई गैस लिक्विड तो है नहीं कि था मग्गे में भरी, बक्से में डाली, वो अपने चेंबर में डाली और चेंबर फटाक से बंद कर दिया। भाई गैस है। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके पास में डीओ है और अगर आप डीओ का स्प्रे मारते हो तो डीओ ऐसा उड़ता है पूरे रूम में, फटाक से उड़ जाता है। आप डीओ को एक चेंबर में नहीं कैप्चर कर सकते, तो गैस को कैसे करोगे? तो वो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं कि कैसे एक चेंबर के अंदर गैस को कैप्चर किया था। देखो क्या होता है, बड़ा बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और है, अगर आप किसी और के ख्यालों में खोए हुए हो, तो मेरे नन्हे मुन्ना थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके भी ख्यालों में खोए हुए हो, कृपया उसके ख्यालों से बाहर आ जाओ और जरा इस डायग्राम की तरफ फोकस करो। गाइस यहां पर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। आज ब्लू है, पानी 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 पानी। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? पानी 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 पानी। तो यहां पर इस चेंबर के अंदर क्या भरा हुआ? पानी। अब प्यारे बच्चों, भले ही टेम्परेचर 273.15 केल्विन हो, यानी कि भले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वाटर का कोई भी वेपर नहीं बना होगा। वाटर के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ वाटर वेपर एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं। तो यहां पर क्योंकि आपने ये जो ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हो यहां पर चेंबर, इस चेंबर के अंदर ये इन्वर्टेड चेंबर है। बेसिकली इन्वर्टेड मतलब इसको उल्टा रख दिया गया है। तो इस इन्वर्टेड चेंबर के अंदर यहां पर आपको कुछ अमाउंट में वाटर वेपर्स दिखाई देंगे। तो इस चेंबर के अंदर आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? इस चेंबर के अंदर आपको कुछ अमाउंट में वाटर वेपर दिखाई दे रहे हैं। क्या यह चीज क्लियर है? तो यहां पर एक असेंबली तैयार हो गई जिसमें एक बीकर रखा हुआ है, एक बीकर रखा हुआ है। बीकर के ऊपर एक इस तरीके से इन्वर्टेड चेंबर बना दिया गया है और इस इन्वर्टेड चेंबर के अंदर यहां तक पानी भरा हुआ है और जो ऊपर की जो एम्प्टी स्पेस है इसमें ऑब्वियस सी बात है एयर होगी, तो क्या है यहां पर? वाटर वेपर। अब क्या किया गया, साइड से एक ऐसी असेंबली लगा दी गई, साइड से एक इस तरीके की एक पाइपलाइन टाइप की असेंबली जोड़ दी गई, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से एक असेंबली जोड़ दी गई। ठीक है, अब क्या करा, जो भी गैस आपको कैप्चर करनी है, जो भी गैस आपको कैप्चर करनी है वो इस पाइपलाइन से आप भेजेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने नाइट्रोजन गैस अंदर भेजना चालू करी, तो नाइट्रोजन गैस यहां से अंदर गई और जैसे ही पानी में जाएगी, अब वो पानी में एकदम से फैल नहीं सकती, तो फैल नहीं पाएगी, लेकिन बबल्स के फॉर्म में, वो बबल्स के फॉर्म में, बुलबुलों के फॉर्म में वो पानी के अंदर जाएगी। अब क्योंकि हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर बहुत कम डिसॉल्व होती है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल आपको पता है सिर्फ 23.2 ml नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 1000 ml पानी के अंदर। यानी अगर आपके पास में 1000 ml यानी 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में मात्र 23 ml नाइट्रोजन होगा और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, बाकी बबल्स बन के सरफेस तक आएगी और फिर वापस अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहां पर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन यहां पर भेजनी है, तो अब यहां से 22.4 लीटर नाइट्रोजन अंदर पंप कर दो, पानी के अंदर तो घुलेगी नहीं, तो जितनी भी आपकी नाइट्रोजन गैस है वो यहां पर इकट्ठी हो जाएगी। तो यहां पर वाटर वेपर के साथ कौन मिक्स हो गया? यहां पर वाटर वेपर के साथ आपकी नाइट्रोजन गैस मिक्स हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गई आपकी नाइट्रोजन गैस कैप्चर। अब यहां पर अब आप अपना बैरोमीटर लगाकर, यहां पर अब आप आपका बैरोमीटर लगाकर
इसका प्रेशर मेंशन कर लो, इसका प्रेशर निकाल लो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या आपको मजा आया इस चीज को पढ़ने में? लेकिन सर एक सवाल है, हम तो प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन सीख रहे हैं, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के साथ में वाटर वेपर भी आ गया। अब क्या करें? तो प्यारे बच्चों, यहां पर साइंटिस्ट ने इसके लिए एक तरीका निकाल लिया। यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट में when only water vapors were present, when only water vapor were present, यानी जब यहां पर सिर्फ वाटर वेपर प्रेजेंट थे, they measured the pressure applied by saturated मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर, saturated water vapors at different temperature and found the pressure constant at different temperature। यानी साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा? साइंटिस्ट लोगों ने बोला ठीक है, हमको भाई पानी की जरूरत लगेगी, हमको गैस कैप्चर करने के लिए पानी की जरूरत लगेगी, और पानी की खासियत है कि पानी वाटर वेपर बनाता है। तो एक काम करो, आप पहले देख लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब यहां पर नाइट्रोजन गैस नहीं थी, सिर्फ वाटर वेपर था, बैरोमीटर लगा हुआ है, वाटर वेपर था, बैरोमीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर से वाटर वेपर की रीडिंग निकाल लो। तो इन लोगों ने पाया कि जब आपके वाटर वेपर 0 डिग्री सेल्सियस पर थे, तो वाटर वेपर 0 डिग्री सेल्सियस से 0.0060 बार का प्रेशर लगाता था। वाटर वेपर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.0060 बार का प्रेशर लगाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह मैं यहां पर लिखूंगा, अगर टेम्परेचर 283 केल्विन पहुंच गया, तब वाटर वेपर 0.0121 बार का प्रेशर लगाता है। जब टेम्परेचर 293 केल्विन पहुंचाया गया तो 0.0230 बार का प्रेशर लगाता है वाटर वेपर। तो आपने देखा कि वाटर वेपर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो यही प्रेशर लगाएगा और कुछ नहीं, अगर वो इस टेम्परेचर पर है तो वो यही प्रेशर लगाएगा और कुछ नहीं, अगर वो इस टेम्परेचर पर है तो वो यही प्रेशर लगाएगा और कुछ नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, जो प्योर वाटर वेपर था, पहले अलग अलग टेम्परेचर पर उसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर निकाल लिया। अब सर इससे क्या होगा? अब इससे यह होगा कि सिंपल तरीके से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट बिफोर दैट अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से ले लिया? चलिए बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक बात आपको मैं टर्म सिखा दूं, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस टेंशन। नाउ व्हाट इज एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन इज नथिंग बट द प्रेशर applied by water vapors, जिसको बोलना चाहिए सैचुरेटेड, यानी अकेले जब होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। बहुत सीधी, बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत शानदार डेफिनेशन है एक्वस टेंशन की। क्या है प्यारे बच्चों एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर व्हेन इट इज सैचुरेटेड। मतलब यहां पर इस चेंबर में वाटर वेपर के अलावा और कोई गैस नहीं है, वाटर वेपर अकेली गैस है। तो ये अकेली गैस अलग अलग टेम्परेचर पर कितना प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लो मेरे पास में, मुझे यह पता है कि ये जो मैं असेंबली कर रहा हूं, ये असेंबली में कर रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर पानी है, और मेरे को पता है कि जब पानी यहां पर अकेला होगा वाटर वेपर, तो वो इतना प्रेशर लगाएगा। अब मैंने यहां पर नाइट्रोजन गैस अंदर भेजना चालू करी 0 डिग्री सेल्सियस पर, मुझे नो डाउट प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब नाइट्रोजन के द्वारा भी प्रेशर लगाया जा रहा है। फाइनली जब मैं यहां पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन अंदर भेज दूंगा, तो मुझे यहां पर जो प्रेशर मिलेगा उसको मैं नाम दूंगा पी टोटल।
और पी टोटल किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर्स। अब मैं जानता हूं कि वाटर वेपर द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर इतना है, और मुझे बैरोमीटर से यहां पर नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रहे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे जब प्योर नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर पता करना होगा, या मुझे जब प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर पता करना होगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा पी टोटल में से मैं पी यानी प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स को माइनस कर दूंगा। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, नाइट्रोजन के बराबर। बहुत इजी सा फंडा समझो। फॉर एग्जांपल ये रियल वैल्यू है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपके वाटर वेपर हैं उनके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है 10 atm, और आपको यहां पर जो पी टोटल मिल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो मिल रहा है 50 atm। अब एक बात बताओ, 50 atm टोटल प्रेशर मिल रहा है, और आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 atm प्रेशर लगाता है, तो 50 में से 10 माइनस कर दिया तो 40 atm प्रेशर किसका है, वो 40 atm प्रेशर आपके नाइट्रोजन का है। कंसेप्ट समझ में आया। तो इस तरीके से आपके पास में हर टेम्परेचर पर आपके पास में, आई रिपीट, हर टेम्परेचर पर आपके पास में वाटर वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर की वैल्यू होती है। आपके पास में हर टेम्परेचर पर जब वाटर वेपर अकेला होगा तो उसके द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर की वैल्यू होती है। एनसीईआरटी में बहुत बड़ा टेबल है, एक बार आप देख लीजिएगा एक्वस टेंशन का। तो बस आपके पास में वाटर वेपर की वैल्यू है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करो, और इस एक्सपेरिमेंट में यहां से जो आपको नाइट्रोजन प्लस आपकी गैस का जो प्रेशर आ रहा है वो निकाल लो। उस टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके गैस के प्रेशर की होगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, यानी एक गैस जब अकेली होगी तो उसका प्रेशर कितना होगा। फिर आपको जैसे यहां से नाइट्रोजन का प्रेशर मिल गया, फिर यहां पे नाइट्रोजन की जगह इसको हटा दो और नई असेंबली लगा लो, फ्रेश असेंबली, और उसमें ऑक्सीजन रख दो तो आपको ऑक्सीजन का मिल जाएगा। फिर दोनों का सम कर दो। फिर अब आपको यहां पर इस चेंबर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ भेजने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेशर को सम कर दो, टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझे बात को, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरीके की, पक्की बात नोट करो। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, पक्की बात? क्या हम आगे बढ़े? चलिए, तो गाइस इतना करने के बाद अब हम हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और एक फॉर्मूला यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता करना होगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, या अपन एक काम करते हैं इसको P1 और P2 कर लेते हैं। वेयर आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज P1, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1, एंड व्हाट इज P2, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 2। यहां पर मैं दो ही गैसेस लेकर चल रहा हूं, क्यों फालतू अपन ज्यादा इसको बढ़ाएं, तो दो गैसेस लेकर चलता हूं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ गाइस हम लोग सब जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी ऑल नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ गाइस यहां पर एन और आर तो आपने कांस्टेंट लिए हुए, क्योंकि हमने जो भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का काम किया हुआ है वो हमने कांस्टेंट प्रेशर पर किया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट मोल्स और आर के लिए किया हुआ, तो एन और आर तो हर जगह कॉमन होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन इस इक्वेशन को लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, इसको ऐसा लिख लेते। तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। क्या यहां तक कोई दिक्कत? इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। पहले इतना देख लो, मैंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन ली प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन ली प्यारे बच्चों, और आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया।
क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? पक्की बात? नाउ गाइस एक बात समझो, आर तो हर गैस के लिए कांस्टेंट है, आर तो हर गैस के लिए कांस्टेंट है, क्लियर? दूसरी बात, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट लिया हुआ है और हमने वॉल्यूम भी कांस्टेंट लिया हुआ है। बस यहां पर क्या है, अलग अलग प्रेशर पर गैसेस के अलग अलग मोल्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रेशर पर गैसेस के अलग अलग मोल्स हो सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने फिक्स ले लिया। मतलब अगर आपने 22.4 लीटर गैस ली है, मतलब आपने 1 मोल गैस ली है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो आपके मोल्स के अंदर भी चेंज हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने यहां पर मोल्स को वेरिएबल रखा हुआ है, हम यहां पर मोल्स को वेरिएबल रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो इक्वेशन बनेगी पी टोटल, ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी कि यहां पर P1 क्या हो जाएगा, P1 की जगह यहां पर मैं रखूंगा N1 RTV प्लस गैस 2 के लिए इक्वेशन बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 मल्टीप्लाई बाय RTV। अब अगर आप दोनों के मोल्स 1 रखते हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप इसके मोल्स 1 और इसके मोल्स 2 रखते हो तो भी कोई चिंता नहीं। तो आपने यहां पर बस क्या कांस्टेंट रखना है, RTV, ये आपको कांस्टेंट रखना है। बाकी गैस 1 के कितने मोल्स हैं, N1, गैस 2 के कितने मोल्स हैं, N2, ये हमको बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सेम है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों तीनों जो दोनों गैसेस हैं इनका R, T और V तो प्यारे बच्चों सेम ही होना है। मोल्स में फर्क हो सकता है कि भैया फॉर एग्जांपल 273 केल्विन पर मैंने गैस 1 ले लिया 1 मोल और गैस 2 ले लिया 2 मोल्स, तो यहां पर मोल्स वेरिएबल हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब गाइस यहां पर क्या है, जब आप यहां पर P टोटल करेंगे तो P टोटल में आप N1 प्लस N2 को आप अलग कर लीजिए और RTV क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। RTV क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। आपने कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट होने की वजह से वो क्या हो गया, वो हो गया कॉमन। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो गाइज ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, हम करते हैं डिवाइड P1 बाय P टोटल, यानी कि कोई भी एक गैस, मैंने गैस 1 ले ली तो गैस 1 के द्वारा जो इक्वेशन बन रही है उसको मैं P टोटल से डिवाइड करूंगा। तो बेटा P1 की क्या इक्वेशन बनेगी, देखो P1 की इक्वेशन बन जाएगी प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 इज P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू N1 RT बाय V। इसको मुझे डिवाइड करना है P टोटल से, तो P टोटल की इक्वेशन क्या है, P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय RT बाय V। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा RTV कट गया, तो यहां पर आपको दिखेगा P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब ये इक्वेशन के बाद जो मैं करने वाला हूं, आप लोगों से मैं एक जानना चाहता हूं बात, क्या आपने मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पूरी देखी है? अगर नहीं तो गाइज देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने एक टर्म सिखाई है जिसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, बट पहले जरा इतना नोट कर लो और मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इधर लिख देता हूं। पहले इतना नोट कर लो, कर लिया नोट? चलिए अब जरा मैं इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख देता हूं ताकि मेरे को बोर्ड पर थोड़ी सी जगह आपको मोल फ्रैक्शन सिखाने की मिल जाए। तो गाइज हम लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो P1 इज इक्वल टू N1 RT बाय V एंड P2 इज इक्वल टू N2 RT बाय V। ये हो गया। तो आपका P टोटल क्या बना लाडले बच्चों, P टोटल आपका बना N1 प्लस N2 कॉमन निकल गया, RT बाय V। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान ली मैंने। अब मैंने क्या करा, P1 को डिवाइड करा P टोटल से, तो P1 अपॉन P टोटल क्या निकला, N1 अपॉन N1 प्लस N2 RT बाय V डिवाइडेड बाय RT बाय V, RT बाय V, RT बाय V कट गया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा। नाउ गाइज आपके सामने एक टर्म में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जिसे बोला जाता है मोल
फ्रैक्शन। वैसे हम लोग इसको ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर समझ लो। मोल फ्रैक्शन, आपने क्या किया, आपने एक चेंबर में दो अलग अलग गैसेस ली, तो वो दो अलग अलग गैसेस के अलग अलग मोल्स हैं। ये इस इक्वेशन से हमें पता चला कि P1 के मोल्स अलग हैं और P2 के मोल्स अलग है। ऑब्वियसली अलग अलग गैसेस के अलग अलग मोल्स होंगे, तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग मोल्स हैं। तो हमें यह पता लगाना है कि उस गैस के, मतलब उस चेंबर के अंदर जो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस हैं, उस टोटल मोल्स ऑफ गैसेस में गैस 1 का कितना फ्रैक्शन है और गैस 2 का कितना फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन या मिक्सचर। इस तरीके से आप निकालेंगे। x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। तो इसकी फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, यानी उस मिक्सचर के अंदर कितने गैसेस के मोल्स होंगे। क्या यह बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूले को देखो मोल फ्रैक्शन के, और यहां इसको देखो, RT RT कट गया तो यह हट ही गया। अब यहां पर क्या दिख रहा है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो ये तो मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया। तो क्यों ना मैं ये वैल्यू को इसमें पुटअप कर दूं। तो ये वैल्यू कैसे दिखेगी, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, और P टोटल को आप इधर ले जाइए। सो प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1, जब ये कब कैसा था, अकेला था, इंडिविजुअल था, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल प्रेशर ऑफ द चेंबर या डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। ठीक उसी तरह आप यहां पर P2 के लिए निकाल सकते हैं। तो P2 के लिए क्या होगा, P टोटल मल्टीप्लाई बाय X2। तो आपको किसी भी अगर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है, अगर आपको किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है कि भैया P1 का प्रेशर कितना होगा, तो आपको बस एक काम करना है, आपको उसका मोल फ्रैक्शन पता लगाना है और आपके पास में वो चेंबर का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो होना चाहिए। तो P टोटल से जब आप उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी यूज होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास में एक चेंबर है और उस चेंबर में दो अलग अलग गैसेस हैं, तो उन अलग अलग गैसेस के अलग अलग मोल्स होंगे। तो दोनों के मोल्स जब सम हो जाएंगे तो वो कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ मिक्सचर, यानी गैस A और गैस B के द्वारा जो मिक्सचर बनाया गया उसके मोल्स कितने हो गए, मोल्स A प्लस मोल्स B। और किसी एक गैस का क्या फ्रैक्शन है, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में एक जमीन है, 1000 स्क्वायर फीट की मेरे पास में जमीन है, और वो जमीन हम दो भाइयों में बांट दी गई, लेकिन इक्वली नहीं बांटी, बस क्या बोल दिया कि बांट दी। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल उस 1000 स्क्वायर फीट में से मेरे पास में 750 स्क्वायर फीट जमीन है और मेरे भाई के पास में 250 स्क्वायर फीट जमीन है। तो अब आपको अगर कोई पूछेगा कि मेरे भाई के पास लैंड का कितना फ्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे कि सर के भाई के पास 250 स्क्वायर फीट की जमीन है, तो 250 डिवाइडेड बाय टोटल जमीन कितनी है, 1000। तो 250 बाय 1000 यानी 1/4 यानी 0.25, यानी टोटल जमीन का 0.25 टुकड़ा मेरे भाई के पास है और 0.75 टुकड़ा मेरे पास, यानी 75% मेरे पास है, 25% मेरे भाई के पास है। तो ये फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना आसान है कि अगर एक चेंबर में दो अलग अलग गैसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गैस A के मोल्स प्लस गैस B के मोल्स, और गैस A का कितना फ्रैक्शन है तो गैस के A के कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो
तो ये फॉर्मूला हमारी काय में मदद कर रहा है, ये हमें ये पता लगाने में मदद कर रहा है कि अगर एक गैस जो अभी मिक्सचर के फॉर्म में, यानी एक चेंबर में दो अलग अलग गैसेस रखी, तो अभी मिक्सचर है, तो मुझे ये जानना है कि इसमें जो गैस ए है उसका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी P1 कितना है। क्योंकि जब मैं देखूंगा तो मुझे तो P टोटल दिखाई देगा, मुझे ये थोड़ी दिखेगा नाइट्रोजन आके थोड़ी बोलेगा कि मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूं, और इधर से P2 बोलेगा कि मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूं, मुझे टोटल मिलेगा। क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले कि मेरे और मेरे भाई ने मिलकर 60 रोटी खाई, तो आपको क्या न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, मृत्युंजय सर और उसके भाई परम भूखे हफ्सियों ने मिलकर 60 रोटी खाई और चैंपियनशिप जीती। तो आपको 60 रोटी दिख रही है, लेकिन असलियत में मैंने कितनी खाई, मैं तो गरीब बेचारा 10 रोटी खा के खुश हो गया। तो मेरे अकेले ने कितनी रोटी खाई ये कैसे पता लगाएंगे, यानी P1 कैसे पता लगाएंगे। पहले देखो कि टोटल कितनी रोटी खाई गई, P टोटल, और मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है x1, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2, दोनों का कर दो सम, आपको मिल जाएगी P1 की वैल्यू। तो इस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीज और क्लियर होगी। तो गाइस आज का थ्योरेटिकल पार्ट वाला पोर्शन में यही खत्म कर रहा हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, अगले वीडियो में वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, और फिर आप लोगों को ओवरऑल ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लियर हो जाएगा। लेकिन गाइस ये जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई, हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो, हाईली रिकमेंडेड वीडियो, इसलिए इस वीडियो में मैंने कोई मस्ती मजाक भी ज्यादा नहीं करी ताकि आप डाइवर्ट ना हो। तो प्लीज मेरे प्यारे लाडले बच्चों इस चीज को ध्यान से देख लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं प्रेजेंटली सॉल्व कर पाऊंगा, बाद में नहीं। इंपॉर्टेंट अपडेट, मृत्युंजय पंड्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप में ऐड होना है, तो उसके लिए मैंने अभी एक पहले वीडियो बनाया है, उसको देख लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मृत्युंजय पंड्या, और ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो समझ में आया हो, मजा आया हो तो लाइक कर दो, और अगले वीडियो का वेट करो जिसमें करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और तुम्हें सायोनारा।